नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और सबसे पहले आपको दिखाते हैं बाढ़ से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। राजस्थान के टोंक से सामने आई खौफनाक तस्वीर। टोंक में सैलाब में बह गया ट्रक। हमीरपुर रोड के पास की घटना। ड्राइवर समेत 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के धौलपुर में लगातार भारी बारिश के बाद स्कूल में भरा पानी। स्कूल जाने में छात्रों को हो रही परेशानी। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कें पानी से लबालब, गाड़ियां हुई जलमग्न। राजस्थान के बीकानेर में ही भारी बारिश के चलते हादसा हुआ। तेज हवा और बारिश के चलते एक फैक्ट्री की दीवार ढह गई। 3 लोगों की मौत। बिहार के वैशाली में भारी बारिश से सदर अस्पताल में पानी भर गया। अलग अलग वार्ड में पानी भरा। मरीजों को खासी परेशानी। बिहार के शिवहर में भी बारिश के बाद हाल बेहाल है। पूरा स्कूल पानी से हो गया है लबालब। छात्रों को क्लासरूम तक पहुंचने के लिए मैदान में बने तालाब से गुजरना पड़ रहा है। पटना में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। लोग जान जोखिम में डालकर उफान खाती नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। चंडीगढ़ में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। आईएमडी ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। ठाणे के मुंब्रा में वाटरफॉल पर फंसे 5 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। कल वाटरफॉल में फंस गए थे ये बच्चे। यूपी के बहराइच में बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी। सड़क पर चलती दिखी नाव। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। सड़कों पर भी सैलाब ने कब्जा कर लिया है। उत्तराखंड में बारिश का कहर। चारों तरफ मची तबाही। रुद्रप्रयाग में सड़कों पर मलबा और पानी। जगह जगह नेशनल हाईवे बंद है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नमामि गंगे के सभी घाट भी जलमग्न हो गए। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद दरकने लगे हैं पहाड़। सड़क पर मलबे के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे जगह जगह बंद। उत्तराखंड में 3 दिन से लगातार बारिश के बाद चमोली में 6 जगहों पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। जम्मू कश्मीर के बालटाल में भारी बारिश। खराब मौसम के चलते स्थगित हुई अमरनाथ यात्रा। पहलगाम में श्रद्धालुओं को रोका गया। असम में भारी बारिश और बाढ़ के बाद बुरा हाल है। मानसून की बारिश के बाद असम के 29 जिलों में आया है सैलाब का संकट। 21 लाख लोग अभी तक प्रभावित। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश। घरों में घुसा पानी। असम में बाढ़ के बीच महिला ने नाव में दिया बच्ची को जन्म। असम की ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पर दिया बच्ची को जन्म। असम के बारपेटा में मानसून बना आफत। दूर तक दिख रहा बस पानी ही पानी। कई गांव प्रभावित हो गए। असम के बाद मेघालय में भी बारिश के बाद हाल बेहाल है। तुरा इलाके में सीएम कॉनराड संगमा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों का हालचाल जाना है। तमिलनाडु में भारी बारिश। थूथुकुडी में लगातार बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। कई जिलों में स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। तो इजरायल और लेबनान के बीच जो हालात है वो बेहद ही विस्फोटक है। इजरायल ने लेबनान पर हमले की शुरुआत कर दी है। हिजबुल्लाह को तबाह करने के संकल्प के साथ ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। इजरायल हमास के बाद अब हिजबुल्लाह को भी ठिकाने लगाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो पर हलचल बहुत तेज है और इजरायल की वायुसेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रही है। पिछले 24 घंटे में इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में कई उड़ानें भरी हैं और उन ठिकानों पर हमले किए गए जहां पर हिजबुल्लाह के कमांडरों के छिपे होने का शक है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी अपने लड़ाका ब्रिगेड को हुक्म दे दिया है। हिजबुल्लाह इजरायली सीमा पर कोहराम मचाए हुए है। तो जिस युद्ध की आशंका जताई जा रही थी वो युद्ध इजराइल बॉर्डर पर लड़ा जा रहा है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि 1-2 दिनों में यह युद्ध बहुत बड़ा रूप ले लेगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं इससे जुड़ी हुई। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। किर्यात शहर पर रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया। हमले के बाद आसमान में आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए आप तस्वीरें।
ये नॉर्थ इसराइल के किरियात की तस्वीरें, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया। किरियात शहर आप देखिए कैसे धुआं किया गया। इस हमले में रॉकेट के जरिए हमले को अंजाम दिया गया। हमले के बाद आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही। और हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के हमले में किरियात में बड़ी तबाही। रॉकेट हमलों से कई मकान पूरी तरह से तबाह हो गए। हिजबुल्लाह के हमले के बाद चीख पुकार मच गई। इजराइल के हमले से बौखला गया हिजबुल्लाह। और ये देखिए किस तरह से हमलों का अंजाम दिया गया। किरियात शहर जो कि उत्तरी इजराइल का शहर है, वहां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि लेबनान में इजरायली एयरफोर्स के निशाने पर हिजबुल्लाह के आखिर कौन कौन से बड़े ठिकाने हैं। पूरी जानकारी आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो ऑन बात है, ये जगह इजरायली एयरफोर्स के खास टारगेट पर रही है। और इसके अलावा लेबनान में बेका भी इजरायली एयरफोर्स के टॉप टारगेट पर है। और इसी तरह से माउंट लेबनान भी इजरायली एयरफोर्स का खास टारगेट है। लेबनान की राजधानी बेरूत की बात की जाए तो इजरायली एयरफोर्स के निशाने पर यह लगातार है। इजरायल का यह मानना है कि हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हैं। केसरवान, जबेल, बालबेक, हिरमेल और अक्कर भी इजरायली एयरफोर्स के निशाने पर है और लगातार इन्हें टारगेट पर लिया जा रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं क्या है इजरायल का लेबनान पर पूरा अटैक प्लान। सीधा रुक करते हैं बिग वॉल का और बिग वॉल पर पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ क्या रणनीति है। तो शुरुआत में लेबनान पर सीमित बमबारी इस वक्त हम देख रहे हैं कैसे इजरायली फोर्स करती हुई नजर आ रही है। 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में जो एयर स्ट्राइक है वो अंजाम दी जा रही है लेबनान के अंदर घुस के, लेकिन दायरा है 5 से 10 किलोमीटर का। दक्षिणी लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा ऑपरेशन इस वक्त हम देख पा रहे हैं। लेबनान को हिजबुल्लाह मुक्त कराने की तैयारी है इजरायल की और इसी तैयारी के साथ, रणनीति के साथ लगातार हम देख रहे हैं बमबारी हो रही है। लेबनान के सीमावर्ती गांव पर कब्जे की रणनीति इजरायल की तरफ से तैयार की गई। तो यह ऑपरेशन है जो कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की तरफ से छेड़ा गया है। तो एक तरफ इजरायली ब्रिगेड दक्षिणी लेबनान को हवाई हमले में तहस नहस कर रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 60 मिनट में 200 प्रक्षेपास्त्र दागते हुए हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजरायल में रक्तपात मचाया। लेकिन इन सब के बीच लेबनान फ्रंट पर तालिबानी लड़ाकों के दस्तक देने की खबर अब सामने आ रही है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि ईरान की अपील के बाद तालिबान ने अपने 25,000 लड़ाकों को लेबनान की तरफ कूच करवा दिया है। करीब 9 महीने पहले इजरायल और हमास के बीच गाजा युद्ध का आगाज हुआ और फिर इस जंग में हर दिन किसी नए किरदार की एंट्री होने लगी। पहले लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर धावा बोला। इसके बाद यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर में गदर मचाए। इस दौरान सीरिया और इराक में मौजूद ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन भी बेकाबू हुए। प्रॉक्सी संगठनों ने पूरे अरब में बारूदी भूचाल ला दिया। अब तक गाजा के समर्थन में सिर्फ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन ही इजरायल अमेरिका से लोहा ले रहे थे, मगर अब गाजा जंग में दुनिया के सबसे घातक लड़ाकों की एंट्री हो सकती है।
दावा किया जा रहा है कि लेबनान फ्रंट से तालिबानी लड़ाके इजराइल पर धावा बोल सकते हैं। दरअसल वॉर एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि तालिबान के करीब 25,000 से ज्यादा लड़ाके लेबनान पहुंच सकते हैं। ईरान, इराक और सीरिया के रास्ते लेबनान पहुंचने का रूट तैयार हुआ। तालिबानी लड़ाकों की पहली टुकड़ी सीरिया बॉर्डर तक पहुंच चुकी है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों की टुकड़ी रास्ते में है। 100 घंटे बाद लेबनान फ्रंट से इजराइल पर हमले का प्लान तैयार है। ISW की माने तो तालिबानी लड़ाकों की कुल तादाद करीब 1.25 लाख के आसपास है। फिलहाल लेबनान फ्रंट पर तालिबान ने 25,000 लड़ाके ही भेजे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो तालिबान सैकड़ों लड़ाकों की और टुकड़ी लेबनान भेज सकता है। दरअसल गाजा के बाद इजराइल ने अपना अगला टारगेट लेबनान को बनाया और इसी के साथ ही नेतन्याहू ब्रिगेड ने लेबनान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर दी। बस फिर क्या, लेबनान को इजरायली प्रकोप से बचाने के लिए पहले तो ईरान ने चेतावनी दी, फिर इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ कूच किया। तो ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों की मदद के लिए तालिबानी लड़ाकों को जंग में उतारने का फैसला किया। और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान की सरकार ने तालिबान से जंग में उतरने की अपील की। ईरान की अपील के बाद ही तालिबान ने 25,000 लड़ाके भेजे। तालिबानी लड़ाकों को लेबनान भेजने में ईरानी सरकार ने मदद की। इराक, सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस तालिबान का मददगार बना। पीएमसी वैगनर सीरिया से तालिबानी लड़ाकों को लेबनान तक पहुंचाएगा। दावा किया जा रहा है कि बगदादी रूट से होते हुए तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान टू लेबनान पहुंचेंगे, वो भी 3000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल पीएमसी वैगनर पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। वैसे तो दावा किया जाता है कि इजराइल हमास जंग में पुतिन ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों का साथ दे रहे हैं, मगर तालिबानी लड़ाकों को लेबनान में दाखिल कराने का जिम्मा वैगनर को इसलिए भी दिया गया है क्योंकि तालिबान और पुतिन सरकार के रिश्ते भी अच्छे हैं। बीते कुछ महीनों में तालिबानी डेलीगेशन पुतिन से कई दफा मिल भी चुका है। एससीओ समिट में भी रूस तालिबान के बीच मुलाकात हुई। गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले सोमवार तक तालिबानी लड़ाके लेबनान पहुंच सकते हैं और इसके बाद ही इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले की तैयारी है। फिलहाल ईरान शांत है क्योंकि वहां राष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी है। दावा किया जा रहा है कि नतीजों के साथ ही ईरान खुलकर इजराइल के खिलाफ जंग का आगाज कर सकता है। मगर ईरान तालिबान से पहले लेबनान का हिजबुल्लाह पूरे एक्शन में है। लेबनान में तालिबान के पहुंचने की खबर से ही हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हैं। इसी का नतीजा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज्यादा हमले किए। उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों से प्रहार किया। वहीं सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यूएस बेस पर अटैक किया। इन हमलों के बाद इजराइल ने इलात और हाइफा पोर्ट बंद किए।
मतलब ये कि एक तरफ हिजबुल्लाह इजराइल के लिए काल बना हुआ है तो दूसरी ओर लाल सागर, यमन और सीरिया में भी तबाही जारी है। इस बीच तालिबानी लड़ाकों की एंट्री ने अरब में खलबली मचा दी है। अब यह देखना होगा कि 100 घंटे बाद अगर तालिबानी लड़ाकों ने इजराइल पर धावा बोला तो मंजर कितना भयावह होगा, कितनी तबाही मचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बीच हिजबुल्लाह और इजराइल युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने की है बमबारी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयरफोर्स की बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयरफोर्स की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किस तरह से बारूदी वर्षा की गई है और तबाह किया गया, ये तस्वीरें आपके सामने। इधर इजरायली सेना के एक अफसर ने जो खुलासे किए हैं उससे इजरायली जनता और सेना का गुस्सा काफी भड़क गया है। आखिर क्यों एक बार फिर से घिरने लगे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और साथ ही साथ इससे बचने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या दांव चला है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। जितनी तेजी से इजराइल गाजा पर हमले कर रहा है उतनी ही तेजी से बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। पहले राफा और वेस्ट बैंक में तबाही की तस्वीरें देखिए, कितना विध्वंस हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा है तब तक हमले रुकेंगे नहीं। लेकिन नेतन्याहू ये भूल गए कि इन हमलों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। युद्ध लंबा खिंचने से इजरायली सेना में गुस्सा बढ़ रहा है। कई सैनिक बेंजामिन के युद्ध नीति के खिलाफ हो गए हैं। कभी भी इजरायली सेना में विद्रोह का विस्फोट हो सकता है। इसके अलावा बंधक नहीं छोड़े जाने से भी नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। जबकि इजराइल पर लगातार युद्ध विराम का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन नेतन्याहू की जिद की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। बेंजामिन के खिलाफ बढ़ते आक्रोश का खुलासा इजरायली सेना के एक अफसर ने किया है। एक नॉन कमीशन्ड अफसर ने दावा किया है, जो कि यूनिट 8200 से है। उसने बताया है कि हमास की ट्रेनिंग और मूवमेंट को देखते हुए उसने 7 अक्टूबर से पहले ही हमले का अलर्ट दिया था, जिसने हाई रैंक अधिकारियों को ईमेल के जरिए बताया था। हालांकि इस रिपोर्ट में उस अफसर के नाम का जिक्र नहीं है जिसने खुलासा किया और किसको रिपोर्ट भेजी। अब मोसाद उसी इनपुट की जांच कर रहा है जिसे ईमेल के जरिए भेजा गया। यह जानकारी आईडीएफ सैनिकों के बीच भी पहुंच गई है, जिससे उनका गुस्सा बढ़ गया है कि जानबूझकर इंटेलिजेंस को नजरअंदाज किया गया। अब बेंजामिन नेतन्याहू को इसका जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि वॉर कैबिनेट के सदस्यों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। इस बीच नेतन्याहू ने मामले की गंभीरता को भांप लिया है और अब एक नया पैंतरा चला है। अब बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम को तैयार होते दिख रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हमास से बातचीत फिर से शुरू हो जाए। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या इजरायली जनता नेतन्याहू को इतनी बड़ी लापरवाही के लिए माफ कर पाएगी, जिसने हमास को इजरायल में तबाही का लाइसेंस दे दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हिजबुल्लाह के हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह ने किरियात शमोना में दागे हैं रॉकेट हमले से कई इलाकों में आग लग गई है। कई जगहों पर आग का धुआं नजर आया है। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं इजराइल के किरियात शमोना की, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से
रॉकेट के जरिए हमलों का अंजाम दिया गया। और उसके बाद देखिए किस तरह से कई जगहों पर आग लगी हुई नजर आ रही है। इन हमलों से कैसा नुकसान पहुंचा है इजरायली शहर किर्यात शमोना में, यह तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, मोसाद की 98वीं डिवीजन का बड़ा दावा, शेजिया में मार गिराए गए हैं करीब 100 आतंकी। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी है मोसाद, जिसकी तरफ से यह दावा किया गया है। तो शेजिया में मार गिराए गए करीब 100 आतंकी, इस बात का दावा किया गया है मोसाद की तरफ से। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसी मोसाद की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा। तो मोसाद की डिवीजन की तरफ से बड़ा दावा, शेजिया में मार गिराए गए करीब 100 आतंकी। लगातार इस्राएल का जो ऑपरेशन है वो जारी है हमास के खिलाफ भी, और इन सब के बीच 100 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा मोसाद की तरफ से। और किर्यात शमोना से एक और बड़ी खबर, किर्यात शमोना में हमले में 2 आईडीएफ के सैनिक भी घायल हुए हैं, जो हिजबुल्लाह की तरफ से हमला बोला गया। घायल इजरायली सैनिकों को अस्पताल भेजा गया है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने नहरिया शहर का दौरा किया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल के शहर किर्यात शमोना में जिस हमले को अंजाम दिया गया, इस बात का दावा किया जा रहा है कि इसमें 2 इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक भी जख्मी हुए हैं। घायल इजरायली सैनिकों को अस्पताल भेजा गया है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने नहरिया शहर का भी दौरा किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच कश्मीर से बड़ी खबर, कश्मीर में एनकाउंटर में घायल जवान शहीद। कुलगाम में एनकाउंटर में घायल हुआ था जवान। एनकाउंटर के दौरान घायल हुआ था सेना का जवान। अस्पताल में जवान का इलाज चल रहा था। आतंकवादियों की गोली लगने से जवान घायल हो गया था। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और यह आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकवादियों के साथ जवान जो कि घायल हो गया था, अब उनके शहीद होने की खबर सामने आ रही है। कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा था और इसमें यह जवान घायल हो गया था। एनकाउंटर के दौरान घायल हुआ था सेना का जवान। अस्पताल में जवान का इलाज चल रहा था और अब यह खबर है कि जवान जो घायल हो गया था वो अब शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों की गोली लगने से घायल हुए थे। और चलिए अब बात करते हैं साहस को सबसे बड़े सम्मान की। He was very much capable. He would tell me, I'll die with a brass in my chest. Just because I am not going to die an ordinary death, like nobody would know. कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान किया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। देश के वीर जवानों की वीरता को कल सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना और अर्धसैनिक बलों के 10 जवानों को उनके अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इनमें से 7 को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र भारत का दूसरा शीर्ष सैन्य वीरता पुरस्कार है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 26 सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस कर्मियों को शौर्य चक्र भी दिया। आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सम्मान समारोह की कुछ झलकियां। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान
मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। आपको सुनाते हैं कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति ने कैसे अपने पति की शहादत को याद किया। So we met. सिपाही पवन कुमार 27 फरवरी 2023 को कश्मीर के पुलवामा जिले में चलाए गए आतंक विरोधी अभियान में एक खोजी दस्ते का नेतृत्व संभाल रहे थे। उत्कृष्ट रणनीतिक कुशलता के साथ अभेद्य घेराबंदी सुनिश्चित करने के बाद वो यूं ही लक्षित मकान में घुसे, वहां छिपे आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अपने साथियों को प्राण घातक खतरे के बीच देख वो निडरता से आगे बढ़े, एक आतंकी का हथियार छीनते हुए उसे बेहद नजदीक से मार गिराया तथा दूसरे आतंकी को घायल कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद ये शूरवीर सैनिक आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय सिपाही पवन कुमार की माता श्रीमती भजन दस्सी एवं पिता श्री शिशुपाल। हवलदार माजिद 22 नवंबर 2023 को कश्मीर में राजौरी के घने जंगलों में चलाए गए एक खोजी अभियान में स्पेशल फोर्स के दल का हिस्सा थे। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आपने आतंकवादियों से हुई एक अन्य मुठभेड़ में घायल अधिकारी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पैर में गोली लगने से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद निडरता से आगे बढ़ते हुए एक प्राकृतिक गुफा में छिपे आतंकियों के अत्यंत निकट पहुंच गए। अत्यधिक रक्तस्राव एवं गहन पीड़ा के बीच गुफा के अंदर एक ग्रेनेड फेंकते हुए अपने सटीक निशाने से एक कट्टर आतंकी को मार गिराया। प्राणघातक परिस्थितियों में अद्भुत संकल्प शक्ति,
अदम्य साहस एवं अनुकरणीय सेवा भाव की मिसाल कायम करते हुए हवलदार माजिद ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सगेरा बी। राइफलमैन कुलभूषण मंता 52वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। अक्टूबर 2022 में उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले में ऑपरेशन रक्षक नामक संयुक्त ऑपरेशन में राइफलमैन कुलभूषण मंता को तैनात किया गया था। प्राप्त जानकारी के आधार पर राइफलमैन कुलभूषण के नेतृत्व में तलाशी दल 2 आतंकवादियों के निकट पहुंच गया। खतरे को भांपते हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, परंतु राइफलमैन कुलभूषण ने एक आतंकी को पकड़ा। इसी बीच उनकी आतंकवादी के साथ भारी मुठभेड़ के दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें राइफलमैन कुलभूषण जख्मी हो गए। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की एवं एक आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया। अपने अदम्य साहस से वे अंत सांस तक आतंकवादी की गोलाबारी का जवाब देते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन कुलभूषण मंता की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू कुमारी एवं माताजी श्रीमती दुर्मा देवी। मेजर विकास भांबू सेना मेडल, मेजर मुस्तफा बोहरा 252 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन ALHWSI मरणोपरांत। अक्टूबर 2022 को मेजर विकास पायलट के रूप में और मेजर मुस्तफा को पायलट के रूप में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर रुद्र हेलीकॉप्टर में तैनात सर्विलियंस एवं रिकॉनेसेंस मिशन पर थे। सुबह 10:30 बजे मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर में भयानक आग लग गई और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। दोनों पायलट्स ने जीवन पर आसन संकट की स्थिति में रहते हुए भी अनुकरणीय संयम बनाए रखा और एक घातक स्थिति का सामना किया। दोनों बहादुर अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए विमान का संचालन किया और आवासीय क्षेत्र से दूर विमान को उड़ाया, परंतु इसी बीच उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों शूरवीर अधिकारियों ने अतः साहस, अतुलनीय शौर्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया और भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय मेजर विकास भांबू सेना मेडल की धर्मपत्नी श्रीमती श्रेया चौधरी एवं माताजी श्रीमती सुखवंती। स्वर्गीय मेजर मुस्तफा बोहरा की माताजी श्रीमती फातिमा बोहरा एवं पिताजी श्री जकीउद्दीन बोहरा। हवलदार विवेक सिंह तोमर 5वीं बटालियन दी राजपुताना राइफल्स मरणोपरांत।
जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे ऑपरेशन मेघदूत के तहत सेंट्रल ग्लेशियर में 18,300 फीट की ऊंचाई पर अग्रिम चौकी पर तैनात हवलदार विवेक ने एक संतरी पोस्ट पर धुआं निकलता देखा। इस घटना के परिणाम स्वरूप अग्रिम चौकी पर बड़े पैमाने पर आग लग सकती थी, जिसमें सैनिकों को जान का खतरा और संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत वे तंबू के अंदर गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे घने धुएं के बीच घुसे और एक बड़ी दुर्घटना को काबू में किया। परंतु इसी बीच धुएं के कारण उनकी श्वास नली में क्षति होने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ा और खराब मौसम के कारण उन्हें वहां से नहीं निकाला जा सका। उन्होंने बड़ी निर्भीकता पूर्वक 36 घंटे तक इस कठिनाई का सामना करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय हवलदार विवेक सिंह तोमर की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा। मई 2023 राइफलमैन आलोक राव को लाइट मशीन गन बंकर में तैनात किया गया। तभी उन्होंने 12 आतंकवादियों को अपने बंकर के समीप आते देखा। नवंबर सन 2023 को राजौरी जिले के घने जंगल वाले क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई। तभी कैप्टन MV प्रांजल को जंगल के निकट आबादी वाले क्षेत्र में निगरानी ऑपरेशन दल के नेतृत्व की जिम्मेदारी को सौंपा गया। जल्द ही उनका आतंकवादियों से सामना हुआ और उसी बीच आतंकवादियों ने उनके दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। स्थानीय निवासियों पर संकट को भांपते हुए उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए नागरिकों को खतरे से बाहर निकाला और अपने साथियों की मदद से आतंकवादियों की गोलाबारी का अद्वितीय साहस से जवाब दिया। परंतु इसी बीच वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय कैप्टन MV प्रांजल की पत्नी श्रीमती अदिति जी मुदेबिहालकर एवं माताजी श्रीमती अनुराधा KR। और अब बात हाथरस हादसे को लेकर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की। जरूरत पड़ने पर बाबा को समन भेजा जा सकता है यूपी पुलिस की तरफ से। ये सोर्सेस से बड़ी जानकारी आ रही है। बाबा को जांच में शामिल होने के लिए भेजा जा सकता है समन। तो बाबा जिनका बयान 6 दिन के बाद आया और अब खबर ये आ रही है कि हाथरस हादसे को लेकर ये बड़ी खबर की जरूरत अगर पड़ी तो बाबा को समन भेजा जा सकता है यूपी पुलिस की तरफ से। ये सोर्सेस से जानकारी सामने आ रही है। बाबा को जांच में शामिल होने के लिए भेजा जा सकता है समन। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या जानकारी बाबा को लेकर? जी बिल्कुल करुणा, देखिए लगातार पुलिस जो मधुकर है उससे पूछताछ कर रही है और पुलिस की कोशिश है कि मधुकर की रिमांड ली जाए। और रिमांड के दौरान पुलिस कोशिश ये जानने की कोशिश करेगी कि जो हाथरस कांड हुआ था और जो वहाँ पर पंडाल लगाया गया था, जो सत्संग वहाँ पर हो रहा था, क्या उसमें आश्रम की तरफ से भी कुछ खर्चा किया गया था? यानी कि क्या आश्रम का उसमें कोई सीधे तौर पर रोल था? और अगर ऐसा पाया गया तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती है। जो बाबा है उनको यूपी पुलिस की तरफ से सम्मान किया जाएगा और सम्मान कर उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। जी बने रहिए आप जितेंद्र हमारे साथ। तो ये यूपी पुलिस की तरफ से तैयारी, अगर जरूरत पड़ी तो बाबा को समन भेजा जा सकता है पूछताछ के लिए। और इस बीच हाथरस हादसे पर पुलिस ने क्या कहा ये भी आपको सुना देते। शासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया।
पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी और कई जाने गए। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजन सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। और देखिए, हाथरस हादसे में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएं। न्यायिक जांच टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है। न्यायिक जांच टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है। सत्संग स्थल का भी मुआयना किया गया है। जिस सड़क के पास यह हादसा हुआ उसकी भी बड़ी बारीकी से जांच की गई है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हाथरस पहुंचकर जो न्यायिक जांच टीम का गठन किया है उसने पूरी जांच की है। सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी साथ। सुमन, जो जांच हो रही है न्यायिक जांच टीम की तरफ से, उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, क्या क्या अभी तक पाया गया है? देखिए करुणा बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह से ही तकरीबन 11 बजे के करीब न्यायिक आयोग के जो सदस्य हैं वो सभी सदस्य हाथरस में पुलिस लाइन पहुंचे और तमाम अधिकारी निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक के सभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पहले सबों के साथ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की बैठक हुई है। और इसके बाद अब से थोड़ी देर पहले पुलिस लाइन से निकलकर सीधे सिकंदराराव में घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। और वहां पे जो स्थानीय अधिकारी हैं, सिकंदराराव के सीओ, एसओ, जो तमाम लोग जो पहले पहुंचे थे घटनास्थल पे, ये सभी लोग मौजूद हैं। और इसके बाद मैं एक और जानकारी दे दूं कि घटनास्थल का मुआयना करने के बाद न्यायिक आयोग के सदस्यों की टीम वापस यहां पहुंचेगी हाथरस पुलिस लाइन, और यहां पे एक बार फिर तभी सभी आला अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी। तो ये एक डेवलपमेंट है। दूसरा सबसे जो एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस केस में करुणा, अब से थोड़ी देर पहले जो हाथरस के एसपी हैं निपुण अग्रवाल, उनसे हमने खास बातचीत की है। उनका साफ तौर से कहना है कि देव प्रकाश मधुकर बाबा का बेहद खास और करीबी होने के साथ साथ बाबा का बड़ा फंडरेजर है। और इस पूरे मामले में 2 भूमिकाएं उसके सामने आई है। पहला, वो सत्संग का आयोजक भी था और दूसरा वो फंडरेजर था। अब जब उसके तमाम मनी ट्रेल की अब पुलिस जांच कर रही है, शुरुआती जांच में ये पता चला है करुणा जी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के संपर्क में भी थे, ये एसएसपी ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि ये जांच की जा रही है कि जिन राजनीतिक दलों के संपर्क में मधुकर था, क्या उनसे इसने पैसे भी लिए हैं। और इसमें इनकम टैक्स के साथ साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जा रहा है। और पूरी इसकी कुंडली, कहें कि इसकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली के साथ साथ देव प्रकाश मधुकर के आर्थिक कुंडली को भी अब पुलिस खंगाल रही है। और पुलिस का कहना है कि अब पुलिस रिमांड पे लेने के बाद और डिटेल में न्यायिक आयोग की टीम है वो इस वक्त जांच कर रही है। मौका मुआयना भी किया गया है। और इसके अलावा बाबा का जो मनी ट्रेल है और जो पॉलिटिकल कनेक्शन, इन सब की जो जांच है उसकी बात भी निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमंत इस जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, नारायण सरकार हरि पर पटना में केस दर्ज हुआ है। हाथरस भगदड़ को लेकर पटना में केस दर्ज हुआ है। पटना सिविल कोर्ट में बाबा पर केस दर्ज हुआ है। हादसे का जिम्मेदार बाबा है, ये याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है। और इसी को आधार बनाते हुए पटना सिविल कोर्ट में बाबा के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है।